हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे पुराने फिजिक्स के लेक्चर्स में आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सीखा था। आज कुछ अलग देखते हैं, अलग टाइप का मोशन। उससे पहले हमें फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में तो ऐसे पता ही है। थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, कुछ अलग इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी। पिछले काफ़ी लेक्चर्स में इसको बताया है, इसके बारे में समझा है, पढ़ा है। अभी अगले 5 मिनट में मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उस पर आप बहुत गौर कीजिएगा, आगे बहुत काम आने वाली है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ये सब आपको पता है, बनाए भी होंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसकी वेलोसिटी है u, यहाँ t टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया, इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते हैं? v माइनस u बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी बेसिकली है क्या? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का चेंज दो तरीके का हो सकता है। या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन में चेंज हो जाए। डायरेक्शन का भी चेंज वेक्टर में चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड का भी चेंज वेक्टर में चेंज हो गया। अभी तक आपने जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है? मैग्नीट्यूड में चेंज। डायरेक्शन तो हमेशा फिक्स ही रहा, स्ट्रेट लाइन इधर या स्ट्रेट लाइन इधर, मोशन इधर से इधर हो रहा हो या इधर से इधर हो रहा हो। डायरेक्शन से कोई मतलब होता नहीं। आपको मतलब किससे होता था? मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी u हो गई, ये इसका चेंज का रेट एक्सेलरेशन कहलाया। आपको ये अभी तक पता था। अब अगर हम कहें कि मैग्नीट्यूड का तो ये हो गया चेंजेस, डायरेक्शन में अगर चेंजेस हो तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? अभी 2-3 चीजें इसके बारे में, और ये डायरेक्शन में चेंज क्यों होगा, कितना होगा, ये सब समझते हैं। और ये फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। ये इसका यूज आपको यही नहीं, मोशन में तो है ही, मतलब काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, आगे आओगे आपको इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेटिज्म में, सब जगह ये आपको मिलेगा। अब कहो, हम लोग न्यूटन्स लॉ से ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरफ होता है? फोर्स के डायरेक्शन में। तो इन वेलोसिटी का जो चेंज हुआ, इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक फोर्स जो कि ये वेलोसिटी में चेंजेस किया, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हुआ। तो अब पहला केस देखते हैं हम कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी, जिसका मोशन का डायरेक्शन ये है, इस पे कोई f फोर्स, f मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब मोशन के ही डायरेक्शन में लगा, तो एक्सेलरेशन किस तरफ प्रोड्यूस होगा? इस तरफ। और ये कैसा होगा? इसमें क्या क्या होगा? अब ये फोर्स इस मोशन में, अगर मतलब इसको क्या कहेंगे? फोर्स अलोंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स अगर मोशन का ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा है, वही हो गया। मोशन के अलोंग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अब ये फोर्स इस पे क्या चेंजेस कर सकता है? इसके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। अगर उल्टे डायरेक्शन में इसी के अगेंस्ट में लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को घटा देगा।
लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में या मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंजेस कर पाएगा? नो चेंज। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अभी हमने क्या बोला था? एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेक्टर है तो दोनों में चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड में भी एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है और डायरेक्शन में भी। तो डायरेक्शन में तो नो चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड में ये फोर्स चेंज करा दिया। सेकेंड केस इसी कर लेते हैं। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट का ये है मोशन का डायरेक्शन, ठीक। कोई एफ फोर्स, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स जो इसके मोशन के ठीक परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये क्या चेंजेस कर सकता है इसमें? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसका इस तरफ, ए बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मोशन का डायरेक्शन ये है, मोशन का डायरेक्शन ये है, तो ये एफ फोर्स इसके मोशन पे क्या चेंज करेगा? ये एफ फोर्स का, इस फोर्स का कोई नो कंपोनेंट समझते होगे, जैसे ये एफ फोर्स हुआ किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग थीटा एंगल पे बोले तो ये इसका एफ कॉस थीटा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे और ये एफ साइन थीटा को वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे। पिछले कई लेक्चर के मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। फोर्स, अब आते हैं इस पे, जो ये अपना इसको रहने दीजिए, कंपोनेंट से मेरा मतलब यही था, और एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो ये जो फोर्स इसके मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये क्या कर सकता है? तो अब हम देख रहे हैं इस फोर्स का कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट, फोर्स का कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो मोशन के डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तब ये क्या करेगा? तो ये इसके वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, ये क्या करेगा? इसका डायरेक्शन जरूर चेंज कर देगा। डायरेक्शन विल बी चेंज्ड, डायरेक्शन विल चेंज। कैसे चेंज करेगा? ये फोर्स इसके इधर जा रहा है ना, ये फोर्स एफ इसके परपेंडिकुलर लगा, इसके वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं करेगा, इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा इसके अपने पाथ से डेविएट कर देगा। अब ये यहाँ के बदले यहाँ इस तरफ जाएगा, और ये फोर्स अगर लगातार लगता जा रहा है तो ये इसके डायरेक्शन को रेगुलरली डेविएट करता जाएगा, मतलब इसको एक स्ट्रेट लाइन से हटा के इसको एक कर्व पाथ पे ले आएगा। ये परपेंडिकुलर फोर्स यही करेगा, और इसको जरा बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैट सब जगह होगा। अब हम क्या क्या देख लिए? डायरेक्शन में चेंज देख लिए, मैग्नीट्यूड में चेंज देख लिए। अगर ये दोनों में चेंज हो तब कैसा हो? तो एक तीसरा केस देखते हैं कि अगर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई एक इंक्लाइंड फोर्स किसी एक एंगल पे अगर इस पे लग रहा है, तो इस फोर्स का एक, अगर ये थीटा एंगल पे सपोज लग रहा है इसके मोशन के, तो एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा जो कि हमारे इसके एक्सेलरेशन के वैल्यू को बढ़ाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा तो इधर लग गया, एफ साइन थीटा लगेगा नीचे की ओर, जो कि इसको अपने स्ट्रेट लाइन के मोशन से डेविएट कराएगा, और इन दोनों का जो एक्सेलरेशन बनेगा वो बिल्कुल फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो तीन कोई केस हो गया। अगर फोर्स अलोंग द मोशन लग रहा है तो वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर पाता। अगर फोर्स हमारा मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर पाता,
ये इसके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करवा पाता है, इसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज जरूर कर देता है। और इंक्लाइंड फोर्स लगा तो वो डायरेक्शन को भी चेंज करता है इसके, और इसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। ये तीन केसेस हमेशा बहुत याद रखना, इस पे बहुत सारा मैकेनिक्स लगभग इसी पे है। अब पहला केस जो हम बताए थे कि ये m मास का ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये फोर्स इधर से लग रहा हो या इधर लग रहा हो, अलोंग द मोशन, एक्सेलरेशन या तो इस तरफ होगा फोर्स के ही डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन होगा, और अगर ये फोर्स लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा मोशन के अगेंस्ट, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। फोर्स के ही डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन होता है। ऐसे केस की स्टडी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन काफी कर चुके हैं। आज हम अगले दो केसेस की स्टडी करेंगे, दूसरा और तीसरा। दूसरा केस क्या था, मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तब ये क्या करेगा, क्या बताया था मैंने, इस चीज को याद रखना। ये मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन, इसके मोशन के डायरेक्शन में तो जरूर चेंज कर देगा, इसको अपने पाथ से डेविएट कर देगा। और इंक्लाइंड लगेगा, मोशन का डायरेक्शन है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये इसके मोशन का डायरेक्शन है, ये फोर्स है, इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ होगा अलोंग फोर्स, इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ होगा अलोंग फोर्स, जो कि इस इधर और इधर वाले एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होगा। तो हम आज इन दोनों केसेस को देखेंगे। ये क्या करेगा, ये फोर्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड में भी चेंज करेगा और इसके डायरेक्शन में भी चेंज करेगा। अब फिर से याद करो वो स्टेटमेंट कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो अब चाहे डायरेक्शन में हो या फिर मैग्नीट्यूड में हो। मैग्नीट्यूड वाला तो स्ट्रेट लाइन मोशन में काफी पढ़ चुके हो कि जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज हो। हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं तो आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक इसके बारे में नहीं बताया हूं, एंगुलर वेलोसिटी, ये जान लो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। नाम है एंगुलर वेलोसिटी, ये भी वेक्टर होगा। एंगुलर वेलोसिटी अब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है, यहां इसका सेंटर है और r इसका रेडियस है, यहां है मान लीजिए t1 टाइम पे ये यहां है m मास का पार्टिकल, और t2 टाइम पे थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, फिर कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, यहां इस सर्कुलर मोशन को ही चल कर रहा है। तो ये एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहीं पे था, अगर हम इसको प्लेन मानते हैं तो थीटा एंगल से ये बढ़ गया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया, ये थीटा एंगल से अपना पोजीशन चेंज कर लिया, यहाँ पे आ गया। तो एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जो कि वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, यहां से यहां पहुंच गया, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसने देखा कि पहले ये यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, यानी थीटा एंगल से ये चेंज हो गया है इसका लोकेशन। तो ये एंगल जो बना थीटा बाय टी, यही एंगुलर वेलोसिटी है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। इसको ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हो गई इसकी। अब डायरेक्शन की बात करें, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन होगा। अब इसमें बताओ खुद, कौन को सोचो खुद से, कौन कौन सा डायरेक्शन हो सकता है। या तो ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, या फिर क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, क्लॉक की सुइयों की दिशा में ऐसे चलेगा, और या फिर क्लॉक की सुइयों की दिशा के अपोजिट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और तो कोई तीसरा डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है। तो
क्वेश्चन में किसी को भी पॉजिटिव मान लेना तो दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव मान लेना। ये एंगुलर स्पीड है। और इसका ये हो गई वैल्यू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन हो गया। अब यूनिट क्या होगी इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब पूछे रेडियन क्या है? रेडियन बहुत लोग जो पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में उनको पता होगा, जैसे हम लोग डिग्री में एंगल नापते हैं वैसे ही रेडियन भी एंगल नापने का एक यूनिट होता है। अब ये रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है ये मैं बताता हूं अभी। कोई भी सर्कल लिए, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, मैंने यहां से देखना शुरू किया, थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहां, तो ये कितना देख के बोल रहे हो कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। अब ये O है, ये R इसका रेडियस है सर्कल का, ये A पे, ये A पोजीशन हो गई, इसकी B पोजीशन हो गई। अब समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझो कि रेडियन से क्या रिलेशन है। तो ये जो एंगल बना, अब 90 डिग्री बोल रहे हैं भूल जाओगे, अब इसको हम लोग बोलते हैं थीटा एंगल बनाया। तो पढ़े हो गए इस आर्क, हिंदी में बोलते हैं चाप, इंग्लिश में आर्क। इस आर्क का लेंथ क्या होगा? इस आर्क, रेडियस और एंगल के बीच एक रिलेशन होता है। मैथमेटिक्स में अभी उतना नहीं जाऊंगा, अभी सीधे बता देता हूं क्या होता है रिलेशन। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ये एस हो गया इस आर्क का लेंथ। अब अगर हम बात करें इसको, एक बार ये पूरा यहां से पार्टिकल घूम के यहीं पहुंच गया तो इसका लेंथ क्या होगा? पढ़े होगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है? ये पूरा लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है। अब ये यहां से चल के वापिस यहां तक घूम के आ गया तो इसने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया है, जो कि ये है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई आर बाय आर। आर आर कैंसल हो गया, तो इसने कितना रोटेट किया? 2 पाई। यहां से फिर घूम के यहीं पहुंचा, यानी 2 पाई एंगल इसने कवर किया है। इसी को रेडियन बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। अब अगर कहो कि यहां से चल के यहां पहुंचा था, हमारी बात तो यही थी, यहां पहुंचा है। अब यहीं पे देखो अपना सरकमफ्रेंस का पूरा जितना इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस उसका 1/4 हिस्सा इसने कवर किया है, यानी ए बी का लेंथ क्या हो गया? 2 पाई आर तो टोटल हो गया, और उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 ही ना, एक ये यहां तक आएगा तो ये 2, फिर ये यहां से यहां तक आएगा तो तीसरा हिस्सा, और यहां से यहां तक आएगा तो चौथा हिस्सा। ये चारों आपस में बराबर है, तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया? 2 पाई आर बाय 4। अब हमारा ये थीटा एंगल क्या हो गया? एस हो गया 2 पाई आर बाय 4, और ये आर है, आर आर कैंसल, 2 से 4 कैंसल कर दो, 2। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। अब ये कहो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। उसी तरह फिर यहां पहुंच गया 180 डिग्री है तो पाई रेडियन, 270 डिग्री है तो 3 पाई बाय 2 रेडियन। यहां तक पहुंच गया तो 2 पाई। इसी तरह अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बढ़ता जाएगा तो 2 पाई इंटू मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन।
इससे आप कन्वर्ट कर लोगे कभी भी डिग्री और रेडियन में। तो यूनिट उसका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड। अब हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, सर्कुलर, नहीं इससे पहले एक चीज सब, अच्छा ठीक है इसी में बात करता हूं, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। अब बात आ गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करके एक सर्कल बना रहा है, ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका O, ये रेडियस है R, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुँचा, थोड़ी देर के बाद यह यहाँ पहुँचा, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, मतलब 2 पाई रेडियन इसने कवर किया। अब इसमें दो तरह की स्पीड है, वेलोसिटी। एक तो ये है टेंजेंशियल, ये भी वेलोसिटी, जो कि यहाँ का इसका डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ 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 पे भी डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ डायरेक्शन, मतलब हमेशा टेंजेंशियली जिस पॉइंट पे है और सर्कुलर मोशन के उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे उसके मोशन के डायरेक्शन में तो उस तरफ उसका डायरेक्शन। तो क्या देख रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी देर में, या मतलब हर अगले पॉइंट पे ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहां से बहुत छोटा यहां भी गए तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो इसको कह सकते हैं इसकी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, भी बोलते हैं इसको, चलो भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, इसी की बात कर रहा हूं मैं, ये अब कांस्टेंट है, आगे इसकी बात करेंगे। कांस्टेंट है तो क्या क्या हो सकता है, लीनियर वेलोसिटी, अगर हम डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं ना तब लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, अभी हम इसको लीनियर स्पीड ही बोलते हैं। लीनियर स्पीड है भी, जो कि कांस्टेंट है, हर जगह उसका मैग्नीट्यूड यही है भी, लेकिन डायरेक्शन हर टाइम चेंज हुआ है। और दूसरा क्या वेलोसिटी है इसमें, एंगुलर, अगर यहां से ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, अगर ये यहां से यहां पहुंचा, इसने थीटा एंगल बनाया जो कि अभी मैंने बताया, तो इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या बोलेंगे, थीटा बाय आर। अब इस लीनियर स्पीड में और इस एंगुलर स्पीड में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। अब समझते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। यहां से यहां पहुंचा, मान लो यहां से पहुंचने, यहां से यहां पहुंचने में इसको टाइम लगा है t, तो एंगुलर स्पीड क्या हो गई हमारी, एंगुलर स्पीड हो गई, ये थीटा एंगल चेंज होने में जो टाइम लगा उसको हम एंगुलर स्पीड बोल दिए इसका, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गया। अब यहां से यहां पहुंचने में इतना दूर पहुंचा, ये इतना डिस्टेंस कवर किया है, ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, अभी बताया था। इस आर्क का लेंथ एस अगर बोले तो क्या हो जाएगा, एस बाय आर बोलते हैं थीटा एंगल को, S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर हो गया। यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ वो ये S थीटा आर हो गया। अब यहां से यहां तक लेंथ कवर किया है उसने t टाइम में, तो लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा इसका, S बाई टी, और S की जगह पे थीटा आर रखते हैं, थीटा इंटू आर बाई टी, और थीटा बाई टी को तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर।
ये रिलेशन है आपका एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर वेलोसिटी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। टॉपिक से ही हम लोग इस टॉपिक के नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। नाम क्या है इसका? सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन, मोशन सर्कुलर है, ले लिए। अब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट लीनियर स्पीड, तो इसके हर जगह पे डायरेक्शन भले ही अलग हो, टेंजेंशियल जो कि हमेशा होगा, जब भी ऑब्जेक्ट जहां भी जाए अपने टेंजेंशियल होगा उसका वेलोसिटी, लेकिन स्पीड सब जगह सेम है, उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। तो सबसे पहला चीज हम इससे ये कंसीडर कर सकते हैं कि चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो कोई भी फोर्स या कोई भी फोर्स का कंपोनेंट इस सर्कुलर मोशन के टेंजेंशियल नहीं है। नो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तभी तो ये कांस्टेंट है हर जगह। अगर कोई फोर्स टेंजेंशियली कहीं भी लग रहा होता ना, तो ये स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं होती। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और क्या हम इससे समझ सकते हैं? सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि हर अगले पॉइंट पे, जैसे ही यहां से ये नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचा, इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रही। क्या हो रहा है? डायरेक्शन तो चेंज हुआ, वैल्यू और इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम, मैंने याद करो अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरा बताया था फोर्स का, कि अगर मोशन का ये डायरेक्शन है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, इधर वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में तो कोई, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं हो रही है, हल्का सा इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा जरूर। तो यही केस हो रहा है यहाँ पे, इसके वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है? पक्का कोई फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा हो। अब किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर जो होगा, टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमेशा सर्कल के सेंटर से होके गुजरता। कभी भी टेंजेंट का परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर से होके गुजरता। अब सेकेंड स्टेटमेंट ये कह सकते हैं हम, ऑलवेज अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर, जो ये ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल में रोटेट कर रहा है, इस पे हर सेकेंड, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लगातार लग रहा है, इसके मोशन का डायरेक्शन जो कि टेंजेंशियल है उसके परपेंडिकुलर, जो कि इसके जो कि इसके हर अगले पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। वैल्यू में तो चेंज नहीं कर पा रहा है, डायरेक्शन में चेंज कर पा रहा है। और वो टेंजेंस, जो भी इसका फोर्स लग रहा है इसके मोशन के परपेंडिकुलर, वो सेंटर से होके गुजरेगा, क्योंकि टेंजेंट का कभी भी सर्कल के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर खींचता है तो हमेशा सेंटर से होके गुजरता है। तो एक फोर्स लगातार टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है, जो कि इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है। हर सेकेंड इसके वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू में तो चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन में चेंज कर दे रहा है। तो
टेंजेंसी, ये दो चीज हम इससे समझ गए फोर्स के बारे में कि एक फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है हमेशा, दूसरा टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, आगे के केसेस में देखेंगे, तब टेंजेंशियल भी कोई फोर्स लग रहा है। अभी ये जो पर्टिकुलर केस है कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस केस में है ये कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन की बात आ जाती है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये हमेशा इन्वॉल्व है कि एक फोर्स लग रहा है इसके मोशन के डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर, मतलब जो कि वो इसका हर सेकंड इसके डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। अब जहां पे एक फोर्स है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, तो एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा जिसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा। अब ये एक्सेलरेशन आया कहां से? इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलता है, रेडियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आया है हर सेकेंड इसके डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसका डायरेक्शन चेंज कराने के लिए, उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो कुल मिला के एक सर्कुलर मोशन का मैं एक डायग्राम बना देता हूं, फोर्स का, वेलोसिटी के का और एक्सेलरेशन का, तो आपको चीजें हमें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये एक सर्कल है, 3-4 यहाँ एक कोई एक ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से m मास का ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ 4 ही बना रहा हूं। तो यहाँ वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। सर्कुलर मोशन, ये फोर्स का डायरेक्शन है, और यही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, और इसका एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है टुवर्ड सेंटर। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली ये है, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। यही रीजन है एक सर्कुलर मोशन का। अब हम देख लिए एक्सेलरेशन हमेशा हर पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर है। अब उस एक्सेलरेशन की हम लोग वैल्यू डिराइव करते हैं, भैया क्या होगा जब ये भी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो, हर जगह इसका स्पीड कांस्टेंट है भी। इसको हटाता हूं, ये हो गया अपना सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भी P1 पॉइंट, ये सेंटर O, ये बोल देते हैं इसका रेडियस R, और फिर यहाँ पहुंचा है ये पॉइंट P2, ये R रेडियस, सेंटर O। अब हमने देखा क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे भी इसका टेंजेंशियल स्पीड है भी, यहाँ पे भी टेंजेंशियल स्पीड भी है। अब हम टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन जो होगा, रेडियल एक्सेलरेशन जिसको नाम दिया हमने, रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी in the direction of P1O from P1 to P2
बाय टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम P1 टू P2। अब जो स्टेटमेंट लिखा इसको समझते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या देखा हमने, टुवर्ड्स सेंटर। अब कह रहे हैं ये वैल्यू इसकी क्या होगी, तो P1O ये है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे, ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जो मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज क्या होगी जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसके रेशियो को रेडियल एक्सेलरेशन बोल देंगे। अब देखो यहां पे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है, तो इस डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, फाइनल यहां पे पहुंचा है। और ये सपोज बहुत छोटा एंगल है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, समझाने के लिए बड़ा बना लिया हूँ, इसको हम लोग डेल्टा थीटा बोल देते हैं, बहुत छोटा एंगल बना है। तो ये डेल्टा थीटा, ये भी ये डेल्टा थीटा होगा। मैथमेटिक्स है, दो पैरेलल लाइंस को डिवाइड किया, ये एंगल और ये एंगल सेम आ जाएगा। ठीक, ये अब कैसे सेम हुआ ये बताते हैं। ये एंगल बराबर हो गया, और ये ठीक इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस डेल्टा थीटा, और फिर ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये फिर एंगल डेल्टा थीटा हो गया। इतना मैथ हटाओ। तो यानी इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हो गई, v साइन डेल्टा थीटा। यहां पे तो कोई नहीं है, 0 बाय dt, बहुत ही स्मॉल टाइम लगे, ये एंगल इतना बड़ा नहीं है, पॉइंट यहीं पे है, पास में ही है। ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। अगर अब कहते हैं हम डेल्टा थीटा टेंस टू 0 है, बहुत छोटा एंगल, तो साइन डेल्टा थीटा टेंस टू हो जाएगा डेल्टा थीटा। ये कैलकुलस है, इसको अगर डिटेल में अभी यहाँ नहीं बता पाऊंगा, कैलकुलस में आप इसको समझना, ठीक है। ये अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा एंगल है, लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, तो साइन डेल्टा थीटा भी डेल्टा थीटा के बराबर होगा। तो ये हमारा अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा v डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम। ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम को हम लोग जानते हैं ओमेगा बोल सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा ये, अगर इसको ओमेगा बोल सकते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या आया, v इंटू ओमेगा। अब आपको पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। रेडियल एक्सेलरेशन और एंगुलर, रेडियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हम लोगों ने ये रिलेशन अभी देखा था थोड़ी देर पहले। अब एक बार इससे v की जगह ओमेगा आर डाल दो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा की जगह v बाय आर डाल दो, ओमेगा इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा ना v बाय आर, ओमेगा की जगह v बाय आर डाल दो, तो या फिर रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v इंटू v बाय आर, यानी v स्क्वायर बाय आर। ठीक से लिख देता हूं इसको, यानी रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम लोग लीनियर स्पीड की बात करें तो उसके टर्म में v स्क्वायर बाय आर है, और जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तब क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। हम लोगों ने रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लिया।
वेलोसिटी कांस्टेंट भी पता है। अब एक फोर्स भी था रेस्पॉन्सिबल ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हमेशा सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर, इस अगर वेलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स था, और इसी के वजह से ये ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ये सेंटर है, ये ए एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई। अब इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। ये फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट का अगर मास m है, m इंटू एक्सेलरेशन टुवार्ड्स, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन तो हमेशा इसका टुवार्ड्स सेंटर है, तभी तो ये सर्कुलर मोशन करा पा रहा है, इसके मोशन के ठीक परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह अब अगर ये रख दें v स्क्वायर बाय आर, या फिर m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर टुवार्ड सेंटर। ये फोर्स है रेस्पॉन्सिबल सर्कुलर मोशन कराने का। अब ये फोर्स को हम लोग बुक में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये कहो ये कौन सा स्पेशल फोर्स है, कहाँ से आया, ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, या अलग से लगने वाला कोई फोर्स नहीं है। जैसे अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जाहिर है ये किसी चीज से बंधा होगा, रस्सी से, अगर रस्सी में हम बांध के कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घुमाएं तो गोल घूमेगा, तो ये रस्सी से बंधा होगा, तो इसमें टेंशन होगा T, तो ये टेंशन इसके इक्वल होगा, या जिस भी चीज से। अब इसको ऐसे समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल फोर्स नहीं होता है। इस ऑब्जेक्ट पे जो भी कहानी दिया हुआ है, जिस वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, टुवार्ड सेंटर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उन सब का रिजल्टेंट ये फोर्स होता है। यानी इसके जैसे अगर ये वर्टिकल सर्कल होता तो इस पे अगर mg लग रहा होता, mg का कोई कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन टुवार्ड सेंटर आएगा, तो T माइनस अगर ये थीटा है mg cos थीटा, ये टुवार्ड सेंटर लगने वाला फोर्स हो गया, तो यही फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर हो। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है, टुवार्ड सेंटर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का सम इक्वल टू इसके होगा, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई ये अलग से फोर्स नहीं है कि अलग से ऐसा नहीं कर लेना कि टी लग रहा है, mg इधर लग रहा है और एक फोर्स mv स्क्वायर बाय और भी इधर लग रहा है, नहीं। इस डायरेक्शन में लगने वाले नेचुरल जो इसको सर्कुलर मोशन करा रहे हैं उन सब फोर्सेस का सम इसके इक्वल होगा, टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में सम, टुवर्ड्स सेंटर, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब कुछ इसका एग्जांपल समझ के देखते हैं। सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, कई सारे केसेस हो सकते हैं इसके। एक केस ये हो सकता है, केस 1 कि एक टेबल लिया, ये एक टेबल है, टेबल में मैंने एक कील ठोक दी, कील से एक रस्सी से एक मास बांध दिया, इसको मैं सामने से दिखा रहा हूं, और इस मास को टेबल पर मैंने एक गोल घुमा दिया, गोल घुमा के छोड़ दिया। तो अगर उसको ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा, ये कील है, ये रस्सी से बंधा हुआ मास है जो कि एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है टेबल पे, इस टेबल पे। ये ऊपर से, इसको अगर ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा कि ये कील ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी का लेंथ r ले लेते हैं, ये r हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मास m हो गया, और इसको घुमा दिए तो इस सर्कुलर मोशन करने लगे। ठीक है, इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन भी बोलेंगे, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब इसके क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, इससे क्या क्या इक्वेशन ड्राइव हो सकता है देखते हैं। ये मास है m, इस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट ए पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है,
ये कैलकुलेट करते हैं। m मास का ऑब्जेक्ट है तो एक इसका वेट लग रहा है नीचे mg, और पिछले कई क्लासेस में आपको पढ़ाया होगा कांटेक्ट फोर्स, दो तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को भी कंसीडर नहीं करते हैं, फ्रिक्शन बोल देते हैं नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। तो इस टेबल के कांटेक्ट के कारण ये टेबल इस पे फोर्स लगाएगा, एक इसके कांटेक्ट के ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक, और एक फोर्स ये रस्सी लगा रही है टेंशन T, इतने ही फोर्स लग रहे हैं। अब ये टेंशन T की वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि मोशन तो ये ऐसे कर रहा है ना, इस तरह से ऐसे गोल घूम रहा है, और टेंशन इसके ठीक परपेंडिकुलर टुवार्ड सेंटर लग रहा है, जहां पे कील ठोका हुआ है इस पे ये टुवार्ड्स इस डायरेक्शन लग रहा है टेंशन T। तो और ये कांस्टेंट स्पीड, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, v कांस्टेंट है। तो अब इसमें दो इक्वेशंस ड्राइव हो सकते हैं। पहला, ये कोई मोशन नहीं कर रहा है अपने मास के कारण या नॉर्मल रिएक्शन के कारण, तो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू mg, R ने mg को बैलेंस कर लिया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये टेंशन जो इसको सर्कुलर मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, T इज इक्वल टू अभी बताया था टुवार्ड्स मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इधर यहाँ पे तो मोशन का डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है टुवार्ड सेंटर, उन सब फोर्स, तो एक ही फोर्स है यहाँ पे T, उन सब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू v स्क्वायर, वेलोसिटी का जिस कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इस सर्कुलर मोशन का रेडियस, इस रस्सी का लेंथ जो कि r है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें कुछ दूसरा कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और सब कैसा तो बन सकता है। एक दूसरा सर्कुलर मोशन देखते हैं। हमने हाथ में एक रस्सी पकड़ी ऐसे, एक मास m मास इसको लटकाया, थोड़ा सा अगर फोर्स दिया तो देखोगे ये एक इस तरह से यहाँ आ गया थीटा एंगल बना के, और ये एक सर्कुलर मोशन करने लगा। ऐसा होता है ना, ऐसे पकड़ कुछ घुमाओ तो ऊपर आप कांस्टेंट रखो, फिर नीचे ये सर्कल में मूव करता रहता है। ये सर्कुलर मोशन हो गया यहाँ पे। ये अब ये r रेडियस का सर्कुलर मोशन है, तो रस्सी का लेंथ हम लोग मान लेते हैं L है, और ये यहाँ से h हाइट बिलो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये तो हो गया सामने से देखेंगे, तो अगर इसी मोशन को हम ऊपर से देखें तो ये पॉइंट ये हो गया, इसके अलोंग आपको सर्कुलर मोशन दिखेगा, ये r रेडियस का सर्कुलर मोशन दिखेगा इस m मास का। अब ये मास यहाँ पे है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस m मास पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देखते हैं। इसको अलग से ये m मास से लिख देते हैं, यहाँ पे आप इसका हम डायग्राम खींचते हैं। ये रस्सी का डायरेक्शन ये है, इस पे टेंशन T लग रहा है, सपोज यहाँ थीटा एंगल पे ये मूव कर रहा है, ये T लग रहा है इधर, और क्या लग रहा है, इसका मास mg नीचे लग रहा है, ठीक, और सर्कुलर मोशन कर रहा है ये इसके अलोंग r रेडियस पे, ठीक है। ये थीटा एंगल है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसी के ठीक अपोजिट ये एंगल कितना हो जाएगा, सेम थीटा, इसको रहने दो थीटा। तो अब यही दो फोर्स लग रहा है इस पे। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, बैलेंस एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यानी इस T का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये T cos थीटा होगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से फोर्स के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो
ये टी कॉस थीटा इस एम जी को बैलेंस कर लेगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और दूसरा, अब ये सर्कुलर मोशन के में इसका सर एम जी का तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, इधर 90 डिग्री है, इसके सर्कुलर मोशन से इसको कोई मतलब नहीं, इसके वेट को मतलब है इस टेंशन से। अब इस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट इसके सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर और टुवार्ड्स रेडियस लग रहा है, मतलब अगर इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये लग रहा है टी साइन थीटा, यानी टी साइन थीटा इक्वल टू, अब एम भी स्क्वायर बाय आर। इस डायरेक्शन में तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, टुवार्ड सेंटर यही लग रहा है, तो ये फोर्स एम भी स्क्वायर बाय आर इक्वल होगा, भी क्या है, वो कांस्टेंट स्पीड जिससे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी कहीं पे भी इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल, या इसको ऐसे एम आर ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं टी साइन थीटा का। अब ओमेगा क्या होगा, ओमेगा हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये थीटा एंगल टी टाइम पे बनाया तो थीटा बाई टी, ये एंगुलर वेलोसिटी। तो अब इस दो इक्वेशन का यूज करके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। इन सब केसेस में क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी भी बोल देता है इसको कभी कभी। दो केसेस हो गया, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं केसेस को। तीसरा केस कौन देखे होगा तुम लोग, एक होलो कौन ले लेते हैं, ऐसा एक ये होलो कौन है, इसमें यहां से एक कोई मास m लटका दिया नीचे, m1 सपोज कर देते हैं, और यहां से एक मास m2 लटका दिया ऐसे, ये सपोज थीटा एंगल है, ठीक। अब ये इस कोण के सरफेस पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन से ये इस तरह से गोल 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 इस पे घूम रहा है। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये पॉइंट O हो गया, और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। रेडियस क्या होगी इसके सर्कुलर मोशन की, ये डिस्टेंस, इस हाइट पे ये डिस्टेंस, ये हो गया सपोज r बोल देते हैं इसको। अगर इधर लेंथ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, उससे ये सब निकाल सकते हो, ठीक। और m मास का ऑब्जेक्ट, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तब कैसे सॉल्व करेंगे, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। अब जो A पॉइंट पे मास है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अंदर वाला जो मास है वो कांस्टेंट पड़ा हुआ है, ये एक ही रस्सी अगर है तो तो इस पे सब पहले बी वाले का ही स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि स्टिल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो जो बी पॉइंट पे मास है m1, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स का डायग्राम खींचते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये किस पर कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है वो नहीं देखते, वो इस पे बताऊंगा। ये इस पे लग रहा है, अगर ये m1 मास है तो एक टुवार्ड्स ग्रेविटी m1g लग रहा है एक फोर्स, दूसरा ये स्ट्रिंग, ये रस्सी T टेंशन ये लग रहा है। अब ये ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो T है इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, एक इक्वेशन ये आ गया। बी से हम इतना ही समझ सकते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं। अब आते हैं ए वाले मास का कहानी देखते हैं। ए वाला मास पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये m2g टुवर्ड्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक इस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो अब देखो, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट के अलोंग इसका कोई मोशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होता है, जितना ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ना, उतना ये भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ये सब पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूं।
तो हमें मतलब होता है ये किस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं कंसीडर करना है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है कि कोन के सरफेस के कारण इस पे कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जो कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये इसका ये डायरेक्शन हो गया, मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसको आर नाम दे देते हैं। तीसरा और मेन फोर्स, ये टेंशन टी लग रहा है, ऊपर से अगर एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री एंगल, ठीक। इससे हमको ये इक्वेशन आ गया, इससे अब इक्वेशन ड्राइव करते हैं। बस इतने ही फोर्सेस लग रहे हैं, प्लस इसमें एक और चीज है, ये आर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो M2G, अब पहले ऊपर के डायरेक्शन में सब फोर्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे इस तरफ का कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन या नीचे के डायरेक्शन के फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, ठीक। अगर हम ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींचा हमने इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एक दूसरे के पर ये क्योंकि ये सरफेस के अलोंग है ना ये रस्सी, तो ये भी ठीक इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल को हम लोग 90 माइनस थीटा बोले या π/2 माइनस थीटा बोले, 90 माइनस थीटा है कौन सा, ये नॉर्मल रिएक्शन का एंगल, ये 90 माइनस थीटा हो गया। या इधर खींच देते हैं हम लाइन, छोड़ो इसको, 90 माइनस थीटा से कैलकुलेट करने में आप लोग गलती करें, या अगर इधर खींच देते हैं लाइन, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और ये इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। मैथमेटिक्स से समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट डाल के पूछ लेना, अगले लेक्चर में मैं क्या कैसे हुआ इस बारे में अच्छे से बता दूंगा। अब टी थीटा, तो थीटा एंगल जो कि इसके बराबर है, तो टी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट एक हुआ, इस तरफ लिख लेते हैं टी कॉस थीटा। आर का कोई कंपोनेंट इस तरफ जी, अगर ये है सरफेस तो आर का एक कंपोनेंट्स आर कॉस थीटा का ये डायरेक्शन होगा, आर साइन थीटा का ऊपर डायरेक्शन होगा, तो टी कॉस थीटा भी ऊपर डायरेक्शन। टी ये सब बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, क्यों ऊपर डायरेक्शन और क्यों नीचे ये प्रैक्टिस से आ गया होगा, नहीं है समझ आ रहा है तो पूछ लेना। टी कॉस थीटा, आर का आर साइन थीटा का ये डायरेक्शन होगा, ये बराबर हो जाएगा M2G के, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है वर्टिकल, ये ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसके सर्कुलर मोशन पर फोकस करते हैं। इस डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट लग रहा है क्या? हाँ, टी कॉस थीटा अगर इस तरफ था तो टी साइन थीटा इस तरफ हो गया, ये इस तरफ, और ये क्या किस तरफ का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यहाँ पे, अगर यहाँ पे था ना तो इस तरफ, ये इस तरफ का डायरेक्शन है टुवार्ड सेंटर टी साइन थीटा, और आर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी एक कंपोनेंट इसके आउटवर्ड लग रहा है, तो हम क्या बोले थे, अलोंग द सेंटर सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करना, यानी टी साइन थीटा, और ये आर कॉस थीटा इसके अलोंग द सेंटर तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, और तो कोई इस वेट जो M2G का कोई कंपोनेंट नहीं है इसके परपेंडिकुलर, यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसका सर्कुलर मोशन के लिए, ये फोर्स। तो ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं, इक्वल टू mv² बाय आर या mr ओमेगा स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन हो गया।
इस 1 2 3 इक्वेशन की मदद से बाकी जो वैल्यू इसमें मिसिंग है वो आप निकाल सकते हो। कभी कभी ये आर आपको नहीं दिया रहेगा लेंथ, कि ये एल लंबाई या हाइट इतने नीचे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है या इस एल लंबाई पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आप इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। थीटा ये आर है, तो आर क्या हो जाएगा, अगर एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है ठीक है, आर और एच दिया हुआ है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है आर बाई एच बेस, इससे अगर एच दिया हुआ है आर निकालना है तो एच tan थीटा इज इक्वल टू आर। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हो। एल दिया हुआ है, ये आर निकालना है, तो एल दिया हुआ है तो साइन थीटा यूज कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर आर बाय हाइपोटेन्यूज एल, इससे आर निकाल लो, एल साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे अगर ना पता चले आर क्या हम ले, तो जो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है या लेंथ दिया हुआ है, तो इनका यूज करके ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल के डाल सकते हैं। तो ये यही सब है इसका। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो गया, या मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर्स में ना हम इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखे थे, सर्कुलर मोशन में हर जगह कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट, ये भी हर जगह कांस्टेंट रहता था। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे जब ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा तब कैसा सर्कुलर मोशन होगा। तो अभी आप इसके हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी वाले सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस बनाइए। कहीं दिक्कत होगी क्वेश्चंस में, आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। थैंक यू।